तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया, मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है और आप कह सकते हो ये उनका पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। चलो फिर आप मुझे बताओ किंग ऑफ क्ले कोर्ट किन्हें कहा जाता है? मैं आपको बता चुका हूं, अभी लिख के बताओ, देखिए किस किस को पता है। प्रश्न में अगर हम बात करें तो हमने कहा कार्लोस अल्काराज ने ये फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया मेंस सिंगल का, और हमने कहा ये उनका पहला फ्रेंच ओपन। वैसे ओवरऑल वो अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन कौन से? 2022 में यूएस ओपन जीता था, 2023 में विंबलडन ओपन और अभी 2024 में ये फ्रेंच ओपन जीत लिया। आपको बताए साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ये सबसे बड़े कहे जाते हैं ग्रैंड स्लैम। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और मैंने आपको बताया यहाँ से कई बार एक स्टैटिक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट मैंने आपसे पूछा था तो उसका उत्तर होगा राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। यहाँ तो हमने मेंस सिंगल की बात कर ली, अगर वुमेन्स सिंगल की हम बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ वुमेन्स सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, वो पोलैंड के प्लेयर हैं, तो ये दोनों नाम याद रख। फिर आपसे पूछ रहे हैं 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आंसर होगा कुमुद सैनी ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 यानी कि स्टेज 3 की, जो कि कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया के सिवोन शहर में हुआ। अभी 4 से लेकर 9 जून 2024 तक हुआ था, जहां पे भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता है कुमुद सैनी ने। वैसे यहाँ पे भारत ने टोटल 5 मेडल जीते हैं, लेकिन उसमें से एकमात्र गोल्ड आया है, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रोंज हैं। और गोल्ड किसने जीता? कुमुद सैनी ने जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। बाकी जो 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज आए हैं वो टीम इवेंट में आए हैं। अच्छा, जब मैंने इस चैंपियनशिप को बोला या इस तीरंदाजी एशिया कप 2024 को बोला तो पीछे मैंने बोला चरण 3 स्टेज 3। क्यों बोला? तो ये 2024 तीरंदाजी एशिया कप की इस साल की तीसरी प्रतियोगिता थी, इसीलिए मैंने लास्ट में चरण 3 स्टेज 3 बोला है। मतलब 3 बार हो चुका है ये। पहला चरण इसका फरवरी में हुआ था इसी साल, इराक के बगदाद में हुआ था, वहां पे भारत ने टोटल 14 मेडल जीते थे और जिनमें से 9 गोल्ड था। दूसरा चरण ये बैंकॉक थाईलैंड में होना था, लेकिन वो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। और अब ये तीसरा चरण हुआ साउथ कोरिया में, जिसमें 1 गोल्ड आया, वो कौन लेकर के आई? कुमुद सैनी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 जून को। तो हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना। इस बार की थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। इंग्लिश में बोलोगे तो फूड सेफ्टी एंड प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। पहली बार इस दिन को 2019 में मनाया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे वर्ल्ड फूड डे कब होता है? देखो, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, एक वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं हम, वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कई बार बताया है मैंने आपको, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा रोम, इटली में। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस कब मनाते हैं? वो 28 मई को। वैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक जरूर याद रखना, 111 थी। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न नोट करो। भूख से याद आया, आलू, इंटरनेशनल पोटैटो डे। इस साल पहली बार हमने इसको मनाया है, हम पढ़ चुके हैं इसे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इंटरनेशनल पोटैटो डे ये हमने कब सेलिब्रेट किया, कब मना रहे हैं? और ये नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्र सुरक्षा दिवस, ये 4 मार्च को। फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम की अगर बात करें, इस बार की थीम है नई गहराइयों को जगाना, अवेकन न्यू डेप्थ्स। पहली बार इस दिन को 2009 में मनाया गया था। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है, राष्ट्र समुद्र दिवस, तो आंसर करना 5 अप्रैल को। वहीं विश्व समुद्र दिवस ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को होता है।
फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 जून को। तो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना। और थीम क्या है इस बार की, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, फिर वो 4 फरवरी को होता है। और एक विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे भी होता है, वो 22 जुलाई को होता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, तो आंसर होगा सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। और ये प्रश्न भी बनता है कि छोटा मस्तिष्क यानी कि लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, अनुमस्तिष्क को, सेरिबेलम को। और ये भी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि मानव मस्तिष्क की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड दृढ़तानिका, ड्यूरा मैटर। तो ये तो ब्रेन से बनने वाले प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र 79th सेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसको। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा फिलेमोन यांग। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है किसे, फिलेमोन यांग को। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा कि ये किस देश के हैं। तो ये कैमरून के हैं, ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी जो 78 नंबर के अध्यक्ष हैं उनका नाम तो आप सभी जानते हो, डेनिस फ्रांसिस है। वे किस देश से हैं, त्रिनिदाद व टोबैगो। और मैंने आपको बताया है कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम में ये प्रश्न ही आया था कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। इनका नाम नहीं दिया, इनका नाम नहीं पूछा था, देश का नाम पूछ लिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फिलेमोन यांग किस देश के हैं ये जरूर याद रखना, कैमरून से हैं। कैमरून के स्टैटिक भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो 79 नंबर का सेशन है, सत्र है, ये कब से शुरू होगा, सितंबर 2024 से। बाकी इमैनुअल सॉबेरन की बात करें तो अभी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की ये अध्यक्ष बनी थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। बाकी साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछूं अगर कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। और इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन बन गए, तो आंसर होगा समीर बंसल। तो अभी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया ने समीर बंसल को अपने एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, पंजाब नेशनल बैंक का ही एक जीवन बीमा कंपनी है ये। और इन्होंने किनका स्थान लिया, आशीष श्रीवास्तव का स्थान लिया। आपको याद है फिलेमोन यांग ये कैमरून देश से हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी 79th सेशन के अध्यक्ष बने हैं। राकेश रंजन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बने और दिलीप संघानी इफ्को के ये अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो आंसर होगा कमल किशोर सोन। तो कमल किशोर सोन का नाम याद रखना भी है, श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ऑप्शन में देखो, नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख बने, इंपॉर्टेंट नाम है। और एसोचेम के नए अध्यक्ष बने थे संजय नायर। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंसर होगा आदित्य राय कपूर। तो पानी का ब्रांड है बिस्लेरी, ये तो आप सभी जानते हैं। और उसी का एक सॉफ्ट ड्रिंक आता है लिमोनाटा नाम से, और अभी उसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आदित्य राय कपूर। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा वेलायन सुब्बैया को। तो भारतीय उद्यमी है ये वेलायन सुब्बैया। इनको अभी मोनाको में आयोजित एक समारोह में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और वे ये पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय भी हैं। अब आप पूछोगे इनसे पहले तीन किन किन को मिल चुका है, तीन कौन से भारतीय हैं, तो इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति, कोटेक फाइनेंस के उदय कोटेक, बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार शो, और अब ये चौथे भारतीय बन गए वेलायन सुब्बैया। वैसे ये वेलायन सुब्बैया है कौन, तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी, उसके ये अध्यक्ष हैं और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
और ये अवार्ड देता कौन है? तो अर्नेस्ट एंड यंग और ये अवार्ड देता कौन है? तो अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड, जो कि यूके की एक कंपनी है, वो ये अवार्ड देती है। EY का मतलब यही हो गया, अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, जो किसे मिला? वेलायन सुब्बैया को। अब फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरसिंह को। तो नरसिंह ये एक टेनिस कोच है जिनको आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सन 2002 में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस की याद में शुरू किया था। और ये जो है नरसिंह, इस पुरस्कार को पाने वाले 11वें प्राप्तकर्ता बने हैं। अच्छा, वैसे अभी अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने ही महिला कोचों के लिए भी एक नया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया है। और महिलाओं में ये पहली बार दिया गया है पुणे की रोहिणी लोखंडे को। रोहिणी लोखंडे ये राष्ट्रीय खेल संस्थान से योग्यता पाने वाली पहली महिला टेनिस कोच थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो आंसर होगा सुनीता विलियम्स। तो बोइंग कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है और इसका एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है स्टार लाइनर, और अभी इसे उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है सुनीता विलियम्स। वैसे उनके साथ एक साथी भी है, पुरुष साथी हैं, वो पुरुष अंतरिक्ष यात्री हैं, वो उनका नाम है बुच विल्मोर। और अभी ये दोनों इस अंतरिक्ष यान में बैठ करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। कहाँ से लॉन्च हुआ, कहाँ से उड़ान भरी इसने? फ्लोरिडा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि सुनीता विलियम्स, जो कि एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं। अच्छा, वैसे अभी तक कौन कौन सी भारतीय अमेरिकी महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी है? एक कल्पना चावला आपको याद होगा, और इनकी खास बात यह है कि इनका जन्म भारत में हुआ था। बाकी सुनीता विलियम्स और शिरीषा बांदला भी हैं, वो भारतीय मूल की कहलाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भारत से बिलोंग करते थे, लेकिन जन्म उनका वहीं हुआ था। लेकिन कल्पना चावला की खास बात है कि उनका जन्म यहीं पे हुआ था। बाद में तो वो भी अमेरिका चल गई थी, लेकिन अंतर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, ये गोपी थोटागोरा का नाम अभी न्यूज़ में था। अभी स्पेस टूरिज्म या स्पेस टूरिस्ट बनने वाले ये पहले भारतीय बने थे। इनका नाम आप जरूर याद रखना, भारत में आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा हंगरी में। तो अभी हंगरी में ये पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा 2 तरफा सस्पेंशन ब्रिज बनकर के तैयार हो गया। इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। लंबाई की बात करोगे तो 800 मीटर ये लंबा है, चौड़ाई में 1.2 मीटर ये चौड़ा है, और ये ब्रिज वॉर हिल और स्जॉर हिल के बीच में बना हुआ है। ये जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसको बनाने में खर्चा आया 99 करोड़ रुपए, और इसको नाम दिया गया, इस ब्रिज को नाम दिया गया ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना सबसे पहले इसको। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में भारत का 82वां 82 नंबर का रामसर स्थल ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नक्टी पक्षी अभ्यारण्य। आपको वैसे याद होगा, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, हमारे पास टोटल 80 रामसर स्थल है, पर अब 2 और जुड़ गए हैं तो टोटल 82 हो गए हैं। अब 2 कौन कौन से जुड़े हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो 81 नंबर का बना है वो बिहार से है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, और जो 82 नंबर का रामसर स्थल है वो भी बिहार का ही है, नक्टी पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। और इस तरह से आप कह सकते हो बिहार में अब टोटल 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। 2 तो ये अभी हो गए और एक पहले से मौजूद है, वो आपको मिलेगा बेगूसराय जिले में कांवर झील जो है। तो इस तरह से बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको कहाँ मिलेंगे, तो यूके में मिलेंगे 175, फिर मैक्सिको में मिलेंगे 144, और तीसरे नंबर पे भारत और चीन आते हैं, दोनों में 82 हो गए हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, पहले आप बताने की कोशिश करो कि भारत का पहला रामसर स्थल ये कौन सा है और कब बना था। वैसे रामसर स्थान अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ईरान में, जहां पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। इसीलिए तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इस पे भारत ने कब सिग्नेचर किए थे, या यूं कहूं कि इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को।
तो याद रखना भारत में कितने रामसर साइट्स हो चुकी हैं, 82 हो चुकी हैं। और भारत में भी अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी तमिलनाडु में 16 हैं, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, वहाँ पे 10 हैं। मैंने अभी आपसे पूछा भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो एक तो उड़ीसा का चिल्का लेक हो गया और एक केवलादेव नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा राजस्थान में। इनको दर्जा मिला था 1981 में। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल पूछे तो हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका वेटलैंड है वो। अच्छा, ये आर्द्र भूमि होता क्या है, वेटलैंड्स होते क्या हैं? वेटलैंड में नाम से समझ में आ रहा है, लैंड मतलब भूमि, वेट मतलब जो नमी वाली भूमि है। तो ये ऐसा वन क्षेत्र हो गया या ऐसी भूमि हो गई जो पूरे वर्ष भर या वर्ष के दौरान अलग अलग समय पर पानी में डूबी रहे, उसमें नमी रहे। तो ऐसी भूमियों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। अच्छा, इस बार जो हमने कहा वर्ल्ड वेटलैंड डे हम हमेशा मनाते हैं 2 फरवरी को, लेकिन इस बार की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिए हैं सारी बातें, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इसरो किसके साथ मिलकर तृष्णा मिशन पर काम करेगा, तो आंसर होगा फ्रांस। देखो, आपको पता है भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, और उसी तरह से फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो है CNES, यानी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। तो ये दोनों मिलकर के तृष्णा मिशन पर काम कर रहे हैं। तृष्णा की फुल फॉर्म क्या होती है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। तो मतलब इसमें ये एक सैटेलाइट स्थापित करेंगे जिसका एकमात्र लक्ष्य है पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेना। तो इससे हमें जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन, या यूं कहूं कि मुख्य रूप से पृथ्वी के तापमान को ये मेजर करने की कोशिश करेंगे इससे। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ये जो तृष्णा मिशन है इसे कौन कौन शुरू कर रहे हैं? भारत और फ्रांस मिलकर के। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक ये कहां पे हुई, तो आंसर होगा अमेरिका। तो कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति की कमी को देखते हुए अभी ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की शुरुआत की गई है, और अभी इसकी पहली बैठक ये कहां पे हुई, तो सैन डियागो कैलिफोर्निया अमेरिका में, जहां पे अभी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन हुआ, वहीं पे इसकी बैठक हुई है। और ये बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन याद रखना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है। और इस अलायंस में, इस गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन। तो इस अलायंस को बनाने का उद्देश्य, इस गठबंधन को बनाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, तो उस समय आपने देखा पर्याप्त दवाई आपूर्ति सभी जगह नहीं हो पाई थी। तो इस गठबंधन को बनाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे समय में पर्याप्त दवाई आपूर्ति सभी जगह हो सके, इसी के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना, इसकी पहली बैठक अभी सैन डियागो अमेरिका में। फिर आपसे पूछ रहे 2024 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? प्रश्न में मैं नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा भारत। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली में अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है, और इन्हें 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। और ये जो नए सदस्य हैं 5, ये किन 5 सदस्यों का स्थान लेंगे? मतलब 5 आएंगे तो 5 जाएंगे। तो ये जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वेडोर और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। देखो, आप जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। पहले परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं बात करें, 5, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया और चीन। और इनके पास क्या है, वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब आप जानते ही हो, जैसे कि अगर कोई प्रस्ताव आता है और अगर किसी भी एक मेंबर ने उसे मना कर दिया तो फिर वो पारित नहीं होगा। ये वीटो पावर की शक्ति है, और यही एक वीटो पावर है जिसका गलत उपयोग कर रहा है, जिसका गलत इस्तेमाल कर रहा है चाइना। कैसे? हमें उसमें शामिल होने से रोक रहा है, हमें परमानेंट मेंबर बनने से रोक रहा है। बेचारा रशिया कई बार हमारे को जुड़ने का प्रस्ताव लेकर के आता है,
लेकिन ये चाइना अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। देख लेंगे बेटे, तेरे को देख लेंगे। अच्छा, वैसे भारत की बात आई गई है तो भारत अभी तक कितनी बार इसका अस्थायी मेंबर चुना जा चुका है? तो 8 बार। अभी बिल्कुल लास्ट में 2021-22 के लिए चुना गया था। देखो, अगर यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 193 और 193 नंबर का है साउथ सुडान। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 176। यहाँ पे कौन सा इंडेक्स की बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की। किसने जारी किया? तो अमेरिका की जो येल यूनिवर्सिटी है उसका येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी है और उसी ने इसको जारी किया है। हर 2 साल में ये जारी करता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि किस देश ने एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा काम किया है, एनवायरनमेंट के लिए किसी भी देश में पॉलिसीज कितनी अच्छी चल रही है, एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए वो देश क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो इन सब के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है और इस बार इसमें इंडिया को रैंक दी गई है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। वहीं टॉप पर कौन है? टॉप पर एस्टोनिया देश है, दूसरे पे लग्जमबर्ग है, तीसरे पे जर्मनी है, भारत 176 है और सबसे आखिरी 180 नंबर पे है वियतनाम। तो ज्यादा। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो अभी आरबीआई ने ये अपना तीसरा वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन को लॉन्च किया है। क्या है ये? क्या इसका उद्देश्य है? तो वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी की भविष्यवाणी करना, उसका पता लगाना और उसे रोकने के लिए नई तकनीक और समाधान विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस हैकाथॉन की 2 थीम रखी गई है, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। मतलब क्या? मतलब यूं समझो कि एक तरह की प्रतियोगिता है। इसमें आपको कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी, ऐसा नया सिस्टम बनाना है जिससे वित्तीय धोखाधड़ी न हो, उसका आप पहले से ही पता लगा लो और उसे रोका जा सके। इसके अलावा एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस बनाओ कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, वो नोटों की जो करेंसी है उसकी सही से पहचान कर सकें। ऐसा कुछ आपको टेक्निक डेवलप करनी है। इस तरह की ये प्रतियोगिता है। इसमें प्रथम पुरस्कार मिलेगा, अगर आप प्रथम आओगे तो 40 लाख रुपए। तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। आरबीआई की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में मुख्यालय हो गया। और आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा को हटा दिया है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा की थी ये योजना, नाम है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। अभी न्यूज में क्यों है ये, या यूं कहूं कि इस योजना में होता क्या है? तो इसमें कृषि मशीनरी चलाते समय अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है तो ऐसे में सरकार उसको वित्तीय सहायता देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है। पर अभी तक इसमें एज लिमिट थी। इसमें कहा जाता था कि भैया उस व्यक्ति की जिसके साथ ये हादसा हुआ, उस किसान की जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 65 साल से कम होनी चाहिए। मतलब 10 और 65 के बीच का वो व्यक्ति होना चाहिए, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एज लिमिट को हटा दिया गया है। इसमें मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और विकलांगता आती है तो उसके अलग अलग कंडीशन है, उसके हिसाब से इसमें सहायता दी जाती है।